गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर क्लास 9th में जीव विज्ञान बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका चैप्टर, जिस पर हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। आज उसके दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के अंगों की यानी कोशिकांगों की। Simply we are talking about cell organelles. Cell organelles are some special parts of cell which have a particular function. यानी कोशिका के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनका एक अलग और विशेष कार्य होता है। तो आज हम बारी बारी हर एक कोशिकांग की बात करेंगे, कितने होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। लेकिन सबसे पहले कोशिका में यानी सेल में आगे स्टडी करने से पहले हम देखते हैं सेल के बीच में हमको स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर राउंड दिखाई देता है, यानी गोल एक भाग दिखाई पड़ता है गेंद जैसा, जिसको हम केंद्रक कहते हैं या इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। जो प्रिमिटिव सेल्स थी या पुरानी टाइप की कोशिकाएं होती थी, पुरानी कोशिकाएं होती थी जैसे जीवाणु कोशिका हो गई, तो उनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक की दीवार यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला पूर्णतः अविकसित होती है, अविकसित या अनडेवलप्ड, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, ये एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते रहते हैं और अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ एडवांस सेल्स और मॉडर्न सेल्स, जैसे कि आप जो एडवांस सेल्स हैं, जो हम लोगों की कोशिकाएं हैं, जैसे जो आजकल जो भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, इन कोशिकाओं में जो केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो पूर्णतया विकसित होती है, वेल डेवलप होती है। सो इट डिफरेंशिएट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में पहले की तरह कार्य करती है। तो न्यूक्लियस या केंद्रक जो बेसिकली होता है, जैसे हमारी शरीर में हमारे मस्तिष्क का कार्य होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, सारी क्रियाओं को निर्धारित करना, नियंत्रित करना और उन्हीं के अनुसार हमारे शरीर को रिस्पॉन्स कराना। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका कार्य होता है सभी कोशिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रण करना। और द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज to maintain or control all cellular activities like protein synthesis, osmoregulation, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सभी का निर्धारण और उनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बेसिकली हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल DNA which regulates all metabolic activities of the body। जैसे यहाँ पे एक टर्म आता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है हिंदी में आनुवंशिक पदार्थ, ऐसा मटेरियल जो हमारे द्वारा यानी जो हमारे लक्षण हैं, इनको हमारी आने वाली संतानों में या हमारी ऑफस्प्रिंग में, हमारे बच्चों में ट्रांसफर करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं या जो पहलवान टाइप लोग होते हैं, उनके भी बच्चों में मेजॉरिटी में उनके बच्चों का जो फिजिकल स्टेटस होता है, जो उनके बॉडी होती है, उनका शरीर होता है, वो शारीरिक रूप से काफ़ी बलिष्ठ होते हैं यानी मजबूत होते हैं। या अगर नॉर्मली आप देखते हैं कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी इंसान जिसके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है, उसके आने वाली संतानों में भी कुछ वैसा ही टैलेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक का आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली कि ये क्या क्या इसके कार्य हैं। ठीक है, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी के कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, इन द गिवन स्लाइड वी कैन सी द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ तो केंद्रक का एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है और इस केंद्रक के डायग्राम में हम आसानी से देख सकते हैं एक केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर आपको अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो अंतर्द्रव्य जालिका, एक्चुअल में अंतर्द्रव्य जालिका भी एक कोशिकांग होता है, हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको अच्छे से पता, इसमें आपको सेक्शन भी दिखाया गया है। इस
केंद्र के अंदर आप देखें फिर से एक बहुत ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं धागे जैसे समझना डीएनए ही होता है। नॉर्मली क्या होता है डीएनए हमारे सभी कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। मतलब अगर हम गुस्से वाले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, हमारी आवाज़ कैसी है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा, हम मेंटली कैसे हैं, मानसिक रूप से कैसे हैं, बाहर से दिखने कैसे, इन सभी चीज़ों का निर्धारण हमारा डीएनए ही करता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे कैरेक्टर्स को हमारे संतानों में पहुँचाने का काम भी करता है। दैट्स ऑल इन द केस ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स इट। अब हम आगे अगर बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बेटा इन दोनों वर्ड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप की। कैरियोटिक जो वर्ड है कैरियोस से लिया गया है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी ऐसे सेल्स जिनमें पुराने तरीके का न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता हो। तो बेटा पुराने तरीके का न्यूक्लियस या केंद्रक का मतलब कुछ और नहीं हुआ है, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी एब्सेंट होगी या फिर अनडेवलप्ड होगी। और यूकैरियोटिक मतलब यू जहाँ पर ई और यू लिखा हुआ बायोलॉजी में उसको हम ट्रू बोलते हैं, एडवांस्ड। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला पूर्णतया विकसित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक यानी हिंदी बोलते हैं पूर्व केंद्र की और सु केंद्र की, सु मतलब एडवांस या अच्छी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में ऑलवेज कंटेन्स सेल वॉल यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें हमेशा कोशिका वृत्ति पाई जाएगी, और जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं उनमें सिर्फ पौधों में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, पौधों की कोशिका में, लेकिन जन्म कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, सिंगल सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो सिंगल सेल्स होती है, सिंगल सेल यानी एक कोशिका होती है। डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी इनके अंदर कोई भी कलाबंधित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर हम सुकेंद्रीय की बात करें तो कंटेन्स न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप मतलब होता है केंद्र के ऊपर का खोल यानी कला। कंटेन्स सेल वॉल, तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक मतलब मैंने बताया आपको कि इनमें सिर्फ प्लांट सेल्स में यानी पादप कोशिकाओं में ही कोशिका वृत्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, बल्कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल कोशिकाओं में। मेकअप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके ऑर्गेनिज्म हम लोग अगर कोई बात करें तो हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट्स होते थे वो हमेशा सिंगल सेल होते थे। मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव डीएनए, जो यूकैरियोटिक हम अपने डीएनए को अगर प्रिमिटिव यानी बैक्टीरियल डीएनए के साथ अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमारा डीएनए ज़्यादा एडवांस होता है, इसलिए ज़्यादा जटिल संरचना रखता है। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल यानी प्रिमिटिव सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कंटेन राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका बेटा रीजन सीधा ये है कि प्रोकैरियोट्स में चाहे यूकैरियोट्स हो उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन बनानी पड़ती है, और कोशिका के अंदर प्रोटीन के बनने के लिए राइबोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए राइबोसोम जो एडवांस सेल्स में इनमें भी पाया जाता है और प्रिमिटिव सेल्स पुरानी कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, सिमिलर बेसिक मेटाबॉलिज्म यानी बेसिक मतलब जो बेसिक मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे एक्सक्रीशन करना, रेगुलेशन, सर्कुलेशन होना या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, तो ये हमारे अंदर भी जो प्रोकैरियोट्स में उनके अंदर भी ये एबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए डायग्राम्स में आप देख सकते हैं यहाँ एक बैक्टीरियल सेल है और उसमें सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, कैप्सूल का मतलब सेल वॉल होता है, फ्लैजेला एकदम व्हील लाइक चाबी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम। राइबोसोम ही आपके यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोशिका होता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्रोमोसोम इज अनदर सेल ऑर्गेनल, गुणसूत्र बोलते हैं, आपने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा होगा शायद। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की सवारी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटी मतलब हुआ कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो आने वाली संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऐसा गुण कहलाता है हेरिडिटी, आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल हैज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, यानी कोई सेल ऐसी जो विभाजित नहीं होगी, नॉर्मल सेल है, उसके केंद्र के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे फाइबर्स डीएनए जो दूसरे धागों में एकदम मिलेगा आपको, तो उन धागों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अंतर देखिएगा,
डिवाइड सेल जब सेल डिवाइड होने एक कोशिका है वो विभाजित होने लगती है, तो उसका जो डीएनए होता है वो आपस में एकदम बाइंड होकर बंडल बना लेता है, यानी डबल हो जाता है। तो जब बंडल बना लेता है एकदम स्ट्रक्चर, यानी बॉडी का मतलब सोम, और किसका सोम, यानी क्रोमोसोम, क्रोमा का सोम, यानी इसका नाम तो हम बोलते हैं क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ जीन और जीन्स। ठीक है, आप यहाँ पे जीन की बेसिक जो डिफिनीशन है, मतलब आपके हिसाब से वैसे तो काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्रोमोसोम और डीएनए और जीन तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का जो भाग गुणसूत्र का वह भाग जो हमारे लक्षणों को आने वाली संतान में ट्रांसफर करता है, जीन कहलाता है। ठीक है, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर का मतलब बेटा हम आगे आपको बता रहे हैं, क्रोमोसोम के आर्म के पीछे जो सेंटर होता है जिसकी वजह से वो जुड़े होते हैं उनको सेंट्रोमियर बोलते हैं। एट द सेंटर एंड आर्म्स ऑन आइदर साइड्स आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स, यानी दोनों तरफ की जो भुजाएं होती हैं क्रोमोसोम की गुणसूत्र की उनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और थ्रेड लाइन जब अकेले हो जाते हैं तो उनको क्रोमोनिमा बोलते हैं। ठीक है, आगे हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ये देखिए बेटा एक बंडल है, मतलब ये बंडल कहाँ से बना है, ये देखिए ये पूरा आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमोसोम के बीच में ये जो आर्म दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक डॉट जैसा आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो एक आर्म ऊपर हुई भुजा, दूसरी भुजा नीचे होगी, यानी एक ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो इसमें इन आर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमो। ठीक है, अब इसका अगर इसमें से देखो, ये हमको नहीं लग रहा है किसी ऊन के गोले जैसा बना हुआ, तो इसमें से धागा निकाले, धागा कैसे हमने निकाला, तो देखा ये धागा कुछ और नहीं, दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो डीएनए और उसके साथ में छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं के साथ मिलकर बना हुआ है। अणु जो है डीएनए के साथ रैप हो जाते हैं, निपट जाते हैं और टोटली कंबाइंड होकर हमारा क्या बना देते हैं, गुणसूत्र। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि एक्चुअली व्हाट इज क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र वास्तव में है। ठीक है, तो एक्चुअल में डीएनए हमारा जो होता है, या जीन कह सकते हो, वही हमारे लिए हमारे कैरेक्टर्स को आने में ट्रांसफर करता है, लेकिन वो क्या कंबाइंड होकर क्या बनाना है, गुणसूत्र। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि गुणसूत्र आनुवंशिकता का आधार है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे कोशिकाएं जिनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनके बाहर कला पाई जाती है। तो इसमें पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा हिंदी वालों के लिए अंतर्द्रव्यी जालिका, मतलब अंतर मतलब बीच में, द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म के द्रव्य के, और जालिका नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के बीच में हो। देखो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है कोशिका द्रव्य में ER पाया जाता है। दो तरीके का होता है, एक तो रफ ER यानी आप कह सकते हो दानेदार। एक्चुअल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप एक नॉर्मल सी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप एक दो प्लेट लीजिए, एक के ऊपर कुछ पानी लगा के उसके ऊपर छोटा छोटा सरसों या कोई भी दानेदार चीज़ें लगा दीजिए, और दूसरी प्लेट एकदम प्लेन हो, तो आप दोनों को जब टच करोगे तो एक आपको प्लेन स्मूथ लगेगी, दूसरी आपको खुदरी लगेगी, एकदम रफ लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, राइबोसोम आगे मैंने आपको बताया था, राइबोसोम इज अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, दूसरे टाइप का कोशिका होता है जो अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, चिपके होते हैं, तो इसलिए जहाँ पर चिपके होंगे उस अंतर्द्रव्यी जालिका या ER को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर राइबोसोम ना हो तो वहाँ की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो एकदम चिकनी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा इंटर और इंट्रा ये दो वर्ड्स हैं जिनके बीच हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पूछा जाए अंतरकोशिकीय, किसी ने आपसे बोला अंतरकोशिकीय या इंटरसेलुलर, यानी दो सेल्स हैं उनके बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज इंटरसेलुलर और अंतरकोशिकीय। अगर बोला गया इंट्रासेलुलर, ठीक है, तो उसको हिंदी बोलेंगे अंतःकोशिकीय। तो इंट्रा या अंतः इन दोनों का मतलब होता है कि एक ही कोशिका है, उसके अंदर ही, समझ रहे हैं, उसके अंदर ही कोई पदार्थ का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय परिवहन। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि हमारे कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनता है, जो भी प्रोटीन बना, कोई भी एंजाइम बनता है, तो उसको सेल के अंदर ही ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, क्योंकि ये ट्यूब जैसे पाइपिंग सिस्टम होता है, पाइप के जगह पहुँचाते हैं।
इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। भैया सीधी बात है, दीवारें बनी हुई हैं, दीवारों के बीच में अगर सरिया पड़ी हुई, सरिया समझ जाते हैं, सरिया पड़ी हुई है तो वो दीवारों को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एक सेल सेल के बीच में नेटवर्क फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतर्द्रव्य जालिका, तो क्या करेगा, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी यही हेल्प करता है हमारी कोशिका कला, गोल्जी बॉडी और बाकी अदर बॉडीज को बनाने में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गोल्जी काय होते हैं या गोल्जी बॉडी होते हैं, ये भी कोशिका है, इसका फंक्शन हम आगे स्टडी करेंगे। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि हमारी सेल से जो रेस्पिरेशन के थ्रू या किसी भी अदर प्रोसेस से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये अंतर्द्रव्य जालिका पाइपिंग सिस्टम में अपने एंडोक्राइन ट्यूबुलर होते हैं, ये उन वेस्ट पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखा रहा है। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे आपको दाने जैसे समझना है कि ये राइबोसोम है, और जितने पोर्शन के ऊपर आपको दाने जैसे समझना है, लेकिन वो पोर्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। वो है ये जो इधर का पोर्शन है, इसमें कोई भी आपको ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म की, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट हैज अ ग्रुप ऑफ कर्व्ड फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स लाइक सिस्टर्न। अच्छा एक चीज़ और है, जब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अगर डायग्राम देखते हैं, ये हमारा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी का डायग्राम है, इसमें देखेंगे तो आपको फ्लैट एकदम प्लेट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और कर्व भी है, कर्व का मतलब है मुड़े हुए, ठीक है। ये इधर आपको फेस इधर की तरफ, तो जो इधर का हिस्सा है ये आपका सिस फेस कहलाता है, यानी सिस है, और जो इधर का हिस्सा है ना, ये कहलाता है ट्रांस फेस, ट्रांस फेस, ठीक है, FACE, चेहरा, फेस वो सतह, ठीक है। और ये जो बाकी आप देखें ना, ये दीवार फोल्डिंग, ये जो मोड़ बने हुए हैं इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन पर मतलब फोकस करते हैं, दे स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ईयर। अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को स्टोर करता है कौन, गोल्जी बॉडी, यानी दिस एक्ट्स लाइक स्टोर, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गन, ऐसे कुछ बॉडीज बनाता है जिनमें उधर से आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा सिंथेसिस किया हुआ, संश्लेषित किया हुआ जो भी मटेरियल होगा वो आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस लाइसोसोम, बेटा इस वर्ड का लाइसो का मतलब लाइसिस करना, यानी ब्रेक डाउन करना, यानी तोड़ना, ठीक है। और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी चीज़ को लाइसिस करता हो, किसी चीज़ को तोड़ता। ये लाइसोसोम भी हिंदी में कुछ बुक्स में आपको लाइसोसोम हिंदी में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका हिंदी में नाम होता है लयन काय। क्या नाम होगा, लयन काय। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आप जुड़े रहिए, और प्रॉपरली अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किसी भी जगह पर तो आप कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, क्राइसिस बाहर है, लेकिन हमको अपने हौसले, अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो अगर हम फिर से कंटिन्यू करें, देखें, दे प्रोड्यूस लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब होता है, लाइसोसोम ऐसी बॉडी जो ब्रेक डाउन करे, तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। लाइसोसोम एक्शन में क्या करता है, हमारी सेल के अंदर आए हुए किसी भी हानिकारक तत्व, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जैसे कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो ये लाइसोसोम बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करता है। एक्चुअली ये थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, जो ऐसे एंजाइम होते हैं, जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से बोल सकते हो एसिड, ऐसे एसिड क्या करते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं उसको, उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर ऐसा एंजाइम होता है जो जिस किसी भी एजेंट पर चला जाएगा, उसको उस पर अप्लाई हो जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो उसको ये नष्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, यानी बोलते हैं ना कि कभी कभी जो अपने पास जो हथियार होते हैं खुद अपने आप में मार होते हैं, या किसी भी तरीके से अभिज्ञता के कारण या नॉलेज नहीं होती। ऐसा क्या होता है कि लाइसोसोम जब प्रोटीन फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको किल करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता, तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, अपनी सक्रियता को बढ़ा देता है,
और जब सक्रियता को बढ़ा देगा तो उस कंडीशन में ये उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा जिसके अंदर ये है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइसोसोम हैं और हम जिस घर के अंदर रहते हैं तो हमारा काम है कि बाहर से कोई भी दुश्मन ना आए, अगर कोई आए तो उसको मार दें, ठीक है। और इस प्रकार से हम अपना घर तो बचाएंगे, अपने आस पड़ोस के घर को बचाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जिसको हम मार ही नहीं पा रहे तो हम क्या करेंगे, या तुम घर पे हो तो हम क्या करेंगे कि उस अपने उस घर को ब्लास्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आत्महत्या की, ठीक है। हमने क्या किया, सुसाइड किया। लेकिन इस तरीके से हमने बाकी सारे सेल्स को या बाकी सारे आस पड़ोस में जो हमारे घर के उनको बचा लिया, क्योंकि हम जब घर ब्लास्ट करेंगे तो चाहे जितना स्ट्रॉन्ग एजेंट हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सुसाइड किया। और उसी प्रकार की लाइसोसोम क्या करता है, उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल है, ठीक है। सो दिस सीक्रेट, अब हम फिर से लॉजिक फंक्शन देखते हैं। दिस सीक्रेट वेरियस अटैच हार्मोन्स एंड सेल वॉल मटेरियल, यानी प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल मटेरियल होता है, कोशिका भित्ति का पदार्थ होता है, उसका जो भी मटेरियल होता है वो सिंथेसाइज करते हैं कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। तो आज हम इतने ही कोशिकाओं को पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक फिर से समझ में आया होगा। और जो पिछला आपने सेशन देखा था उसको आप रिवाइज करिए, ये भी रिवाइज करिए। उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज़, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप साइड में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले और क्विकली मिले, ठीक है। सो आई होप इतना ही आज के लिए। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।